टाटा ग्रुप भारत के लिए बनी रीढ़ की हड्डी। 200 सालों में टाटा ग्रुप ने भारत को पहुंचाया बड़ा फायदा। सन 1991 में भी खेल गया था टाटा बड़ा खेल। विदेशी कंपनियों को टाटा ने खुद में किया मर्ज। टाटा पर टिकाई गई थी नजरें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली टाटा कंपनी के बारे में। और आज भी टाटा कंपनी से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। चाहे आपके पास कार हो, उसमें से हो सकता है आपकी कार टाटा कंपनी की होगी, या आप कहीं फ्लाइट से दूसरे देश जाते हैं तो विस्तारा और एयर इंडिया भी उन्हीं की कंपनी है। और अगर आपका होटल में आना जाना लगा रहता है तो आपको बता दें कि ताज होटल भी टाटा का है। इसके अलावा आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का ब्रांड है वेस्ट साइड। इसके अलावा जो ज्वेलरी होती है उसमें भी टाटा का तनिष्क अच्छी जगह बनाकर खड़ा हुआ है। इसके अलावा आपकी रोजमर्रा की चीजों में भी टाटा की एंट्री है। आप चाय पीते हैं, टाटा टी वहां पर भी मौजूद है। अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हैं तो टाटा सॉल्ट के नाम से वहां पर भी टाटा मौजूद है। इसके अलावा 100 से ज्यादा और भी कंपनी टाटा ग्रुप के अंदर मौजूद है और 180 देशों में टाटा ने अपनी अच्छी पकड़ बनाकर रखी है और दुनिया के कोने कोने में भारत का झंडा लहरा रही है। लेकिन ये कंपनी इतनी बड़ी एक दो दिन में नहीं बनी, बल्कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए टाटा ग्रुप के लिए 200 सालों का समय लगा। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 200 सालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कैसे आज टाटा इतने बड़े मुकाम पर आकर बैठी है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको भी टाटा ग्रुप के बारे में ये जानकारी नहीं पता। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं साल 1822 में गुजरात में एक गांव के पारसी पुलिस के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नासरवन जी टाटा। और इनके बारे में मिलता है कि बचपन से ही इन्हें कुछ करने का जज्बा था और ये अपने गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहते थे। और 20 साल की उम्र में ही अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और उनके साथ उनकी फैमिली भी आ गई। उस समय 17-18 साल की उम्र में शादी होना बहुत आम बात थी। ये कॉटन बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हुए थे और देखते ही देखते इन्होंने अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस करना शुरू कर दिया और इस चीज से इनको काफी ज्यादा मुनाफा भी होने लगा था। और इन्होंने अपना पैसा अपने बेटे जमशेद टाटा पर लगाने का फैसला किया। जब जमशेद जी की उम्र 18 से 19 साल की हुई तब उनके पिता ने यह फैसला किया कि इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। इस समय जमशेद जी की शादी हो चुकी थी और उन्हें हांगकांग जाकर वहां पर अपने बिजनेस का सेटअप करना था। 1859 में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना बहुत मुश्किल वाला काम होता था, लेकिन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जमशेद जी ने दूसरी कंट्री जाने का फैसला कर लिया, वो भी अपने परिवार के साथ। और इनका ये फैसला सफल भी साबित हुआ और ये कामयाब हुए। 65 साल की आयु में जमशेद जी ने इंडिया में कई सारी कॉटन की फैक्ट्री खोली और इसके बाद इंडिया की पहली स्टील की कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने ही शुरू की और इन्होंने ही इंडिया में पहला 5 स्टार होटल खोला। और ये एक ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी और ये आज भी मुंबई में मौजूद है, जिसको ताज होटल के नाम से जाना जाता है। सन 1874 में जगदीश जी ने अपनी पहली कॉटन की मिल खोली नागपुर में और यहाँ पर हमेशा दिखाई दिया कि उन्होंने कॉटन स्टेट से हटकर कॉटन प्रोटेक्शन के बिजनेस में आने का फैसला किया। इसके अलावा ये परेशानी का हल ढूंढते थे, ना कि किसी बिजनेस की नकल करते थे। इन्होंने देखा कि इनकी फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे वो छोटे छोटे बहाने देकर नागे करते रहते थे। लेकिन इन्होंने इसका हल निकाला और इन्होंने मजदूरों के लिए एक फंड बनाया जिसमें काम करने वाले मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा काम के दौरान किसी भी मजदूर का एक्सीडेंट होता है तो उसकी पूरी मेंटेनेंस कंपनी देखेगी। सन 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, लेकिन ये टाटा के लिए काफी अच्छी खबर थी क्योंकि इंग्लैंड अपने कॉटन के रॉ मटेरियल अमेरिका से इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन सिविल वॉर की वजह से सप्लाई बंद हो गई। ऐसे में जमशेद जी ने मौके का फायदा उठाया और अपने कॉटन के प्राइस डबल कर दिए और मजबूरन इंग्लैंड को भारत से कॉटन के रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। इसी बीच इन्होंने अपना ऑफिस लंदन में भी खोल दिया और लगातार 4 साल तक ये सिविल वॉर चली। उसके बाद ये वॉर खत्म हो गई। इसके बाद वापस इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में सप्लाई चालू हो गई, जिसका असर सीधे टाटा को पड़ा और कंपनी लॉस में जाने लगी। कंपनी के काफी ज्यादा इन्वेस्टर थे और उन्होंने जमशेद जी के सामने ये शर्त रख दी कि आपको भी इसी कंपनी में 20 पाउंड की मंथली सैलरी पर काम करना पड़ेगा। और कंपनी के मालिक होते हुए भी उन्हें अपनी कंपनी में फिक्स सैलरी पर काम करना पड़ रहा था। लेकिन समय के साथ साथ वापस कंपनी प्रॉफिट में आ गई और जमशेद जी टाटा ने डूबती हुई कंपनी को बचा लिया
जमशेद जी टाटा के कुछ सपने थे, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, हाई क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना और एक स्टील प्लांट खोलना और एक ऐसा 5 स्टार होटल खोलना जहां पर किसी भी रंग के लोग जा सकते हैं, क्योंकि उस समय भेदभाव काफी ज्यादा होता था। अपनी लाइफ में वो सिर्फ होटल खोल पाए, लेकिन बाकी के बचे हुए उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा करने का फैसला किया। साल 1910 में भारत में स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत पड़ती है स्टील की, और ऐसी स्थिति में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। और टाटा स्टील चर्चा में उस समय आई जब एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने कहा था कि टाटा स्टील सेव्ड अस। वर्ल्ड वॉर में टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। टाटा स्टील की स्टील इतनी ज्यादा अच्छी थी कि टैंक के ऊपर बम गिरते थे तो टैंक को नुकसान नहीं पहुंचता था। दोराबजी टाटा ने कंपनी को संभाला 1938 तक, जिसके बाद उनके दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर किया और शॉर्ट में इन्हें JRD टाटा के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर टाटा के बारे में मिलता है कि इन्हें फ्लाइट का काफी ज्यादा शौक था और उन्होंने ही टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसके बाद नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। सन 1947 आया और देश आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू की तरफ से फैसला किया गया कि देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस और इंस्टीट्यूशन हैं, अब उन्हें सरकार हैंडल करेगी, जो कि टाटा के लिए बुरी खबर थी। टाटा एयरलाइन को भी सरकार ने अपने अंदर चलाने का फैसला किया और इस फैसले से JRD टाटा का दिल टूट गया। 1945 में टाटा मोटर्स की तरफ से अपना सबसे पहला प्रोडक्ट पटरी पर चलाने वाला लोकोमोटिव इंजन बनाया गया। इसके बाद 1968 में इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, गोल्ड का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और 52 साल के लिए JRD टाटा ने टाटा की कमान संभाली और इन 52 सालों में इन्होंने टाटा ग्रुप के 95 कंपनियां खोल दी। रतन टाटा की एंट्री टाटा ग्रुप में तो काफी समय पहले हो चुकी थी, लेकिन सन 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। ये वही समय था जब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम अपनी मार्केट दुनिया के लिए खोल रहे हैं। यहाँ पर रतन टाटा के सामने एक चैलेंज था कि बाहर की कंपनी आकर टाटा कंपनी को ना खरीद ले। इससे बचने के लिए टाटा कंपनी ने विदेशी कंपनियों को अपने में मर्ज करना शुरू कर दिया। सुनने को तो ये भी मिलता है कि नवंबर 2003 में रतन टाटा जी की नजर में एक फैमिली आई, जो कि एक स्कूटर पर बैठी हुई बारिश में भीगती हुई बड़ी मुश्किल से अपने घर की तरफ जा रही थी। इसी के 5 साल बाद रतन टाटा जी की तरफ से टाटा नैनो कार लॉन्च की गई और ये कार बुरी तरीके से फेल रही, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण इसकी मार्केटिंग बताया जाता है। इसको लोगों के सामने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बोल के बुलाया जाता था, जो कि 1 लाख रुपए की थी। लेकिन कंपनी यहाँ पर यह बात भूल गई थी कि अगर ये गाड़ी कोई खरीदेगा तो उसके अगल बगल वाले उसे गरीब समझने लगेंगे और बोलेंगे ये तो बहुत चीप लोग हैं जो इतनी सस्ती कार खरीद रहे हैं। ये था टाटा ग्रुप का पुराना इतिहास। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, टाटा नैनो के फेल होने की सबसे बड़ी वजह इसका सबसे सस्ता होना है या नहीं? वैसे इस विषय पर आपको क्या लगता है, क्या सस्ती होने की वजह से टाटा नैनो कार फेल हुई या फिर कोई और वजह है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।